साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आज से वनपाल एग्जाम के लिए फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। लेकिन आपको फॉर्म भरने से पहले ओटीआर वाला सेक्शन है वो कंप्लीट करना कंपलसरी है, तभी आप फॉर्म फिल कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब आप अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन करोगे तो सबसे पहले आपसे वही पूछा जाएगा, ओटीआर का सेक्शन कंप्लीट करना। वो जैसे ही आप कंप्लीट करोगे तो वो आपको कैसे कंप्लीट करना है इस वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। क्योंकि अगर आपकी एक भी गलती हुई तो आपके लिए फिर से एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा, खासकर डॉक्यूमेंट सेक्शन में। यानी कि जहां आप दस्तावेज अपलोड करोगे वहां पर आपको एक बार अपलोड करने के बाद उसमें संशोधन का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए सावधानी पूर्वक आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं और ओटीआर सेक्शन किस तरह से कंप्लीट करना है वो मैं कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम जैसे कि वनपाल हुआ, लैब असिस्टेंट हुआ, महिला पर्यवेक्षक हुआ, कृषि पर्यवेक्षक हुआ, तो इनके लिए मैं आपके लिए एक सीरीज भी शुरू करने जाऊंगा, जिसमें मैं आपको आरएसएसबी बोर्ड द्वारा अब तक जितने भी 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। और थोड़े दिनों बाद आपके लैब असिस्टेंट के भी फॉर्म शुरू हो जाएंगे, कृषि पर्यवेक्षक के भी शुरू हो जाएंगे, महिला पर्यवेक्षक के भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन सब की एग्जाम डेट भी आ चुकी है। तो अभी वनपाल के शुरू हुए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं वनपाल के लिए कौन कौन स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं और उन्हें आवेदन करने से पहले अपना ओटीआर सेक्शन कैसे कंप्लीट करना है और उस फॉर्म की लास्ट डेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, वनपाल एग्जाम के लिए फॉर्म आज से यानी कि 6 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है आपकी 4 फरवरी 2026। यानी कि अगर जिसने भी पहले अगर ओटीआर अभी तक कभी भी बनाया नहीं है तो उनको तो सबसे पहले ओटीआर बनाना होगा, या फिर जिसने आज तक कोई भी राजस्थान की भर्ती का फॉर्म फिल नहीं किया तो उन्हें पहले अपना पेमेंट भी देना होगा, जो कैटेगरी वाइज अलग अलग है। अगर आपने पहले दे चुके हैं ओटीआर पर अपना फीस है वो दे चुके हैं तो वापस से देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब नई चीज और अपडेट आई जो कि लगभग सभी कैंडिडेट को करना ही होगा, क्योंकि ये अभी नवाचार ही शुरू हुआ है, 10 दिन पहले से ही शुरू किया गया आरएसएसबी बोर्ड द्वारा। तो उसके लिए आपको किस तरह से अपने दस्तावेज अपलोड करने हैं, लेफ्ट थंब अपलोड करना है, वो मैं बताने जा रहा हूं। उसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूं, वनपाल परीक्षा के लिए आवेदन केवल वही स्टूडेंट कर सकते हैं जो कि सीईटी 12th पास हो। यानी कि सीईटी 12th में जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन था वो अगर आपने पास किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा सीईटी 12th के एप्लीकेशन नंबर, और वो उन्हीं स्टूडेंट के पास होंगे जिन्होंने सीईटी 12th का फॉर्म फिल किया है। और एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद वही कैंडिडेट आगे फॉर्म फिल कर सकता है जिसके सीईटी में मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्रॉस की हुई है। और उसके बाद अगर आपने ओटीआर सेक्शन कंप्लीट नहीं किया तो ऑटोमेटिक आपको पेज ओटीआर पर लेके जाएगा और वहां पहले कहेगा कि आप अपने दस्तावेज अपलोड करें। अब दस्तावेज कैसे अपलोड करना है उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। और एक बार आप कोई दस्तावेज अपलोड कर देते हो तो उसमें और दस्तावेज अपलोड करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन जो अपलोड कर चुके हैं उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको आना होगा एसएसओ आईडी पर। कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो भी कैंडिडेट वनपाल एग्जाम के लिए फॉर्म आवेदन कर रहा है तो वो आवेदन करने से पहले हमारा वीडियो जरूर देखे, जिससे कि वो कोई भी छोटी मोटी गलती कर रहा हो तो उस गलती से बच सके। लास्ट डेट 4 फरवरी है। आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जितना जल्दी हो सके 6-7 दिन यानी कि पहले या दूसरे सप्ताह का अंदर अंदर आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में आपको मालूम है क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाता है, उस वजह से बाद में बहुत स्टूडेंट है वो फॉर्म फिल करने से वंचित रह जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। अब कोई कैंडिडेट कह रहा है कि मैं अपने एसएसओ आईडी भूल गया हूं और ये आपके 12th लेवल की एग्जाम है वनपाल, तो आप अपनी एसएसओ आईडी भूल गए हैं तो आपने कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हो पहले कभी आरएसएसबी बोर्ड का या आरपीएससी का, तो वो फॉर्म उठा के देखिए, उसके ऊपर आपकी एसएसओ आईडी लिखी होती है, वहां से आप अपनी एसएसओ आईडी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको अपने पासवर्ड लिखना है। अगर पासवर्ड भूल गए तो कोई बात नहीं, पेज को स्क्रॉल कीजिए, आई फॉरगेट माई पासवर्ड के आगे क्लिक हियर कीजिए और अपने पासवर्ड प्राप्त कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ कैप्चा कोड डालना होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 979011, उसी तरह आपके जो दे रखा है वो कैप्चा कोड डालना। और ध्यान देना बिना स्पेस दिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है स्पेस दे के लिखा हुआ है, लेकिन ये स्पेस दे के नहीं लिखा हुआ है, बिना स्पेस दिए आपको लिखना है। उसके बाद आपको लॉग इन कर देना है।
जैसे ही आपकी एसएसओ आईडी लॉगिन होगी आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें एक ऑप्शन होगा रिक्रूटमेंट पोर्टल सत्यमेव जयते लोगो वाला। अगर ये आपके ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर सर्च कीजिए और लिखिए रिक्रूटमेंट पोर्टल और ये ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब अगर आपने ओटीआर में लेफ्ट थंब अपलोड नहीं किया है, या आपने अपना एड्रेस या आपने अपना पर्सनल डिटेल है वो फिल नहीं की है, तो सबसे पहले पेज आपके इस तरह से ओपन होगा, जिसमें लिखा होगा एडिट डिटेल, दिस डिटेल कैन ओनली बी अपडेट वंस, यानी कि ये डिटेल आपकी एक बार ही अपडेट की जा सकती है। इसलिए सबसे पहले आपको ये प्रोसेस करना कंपलसरी होगा, तभी आप आगे का प्रोसेस कर पाओगे, अन्यथा नहीं। तो बेसिक डिटेल में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको अपनी माता का नाम लिखना है, और ध्यान रखना मदर नेम, फादर्स नेम, आपका अपना नाम वही लिखना है जो आपके दस्तावेजों के अंदर लिखे हुए। ऐसा नहीं है कि आपके दस्तावेज में नाम के पीछे, जैसे मदर नाम के पीछे देवी लिखा हुआ आप नहीं लिख रहे हैं, या पिता के नाम पे सर नेम लिखा हुआ आप नहीं लिख रहे, ऐसी मिस्टेक मत करना। जो आपके दस्तावेज में नाम जितना लिखा हुआ उतना ही आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद विजिबल बॉडी मार्क्स, यानी कि आपके बॉडी पर ऐसा अगर कोई मार्क्स है जिससे कि आपकी पहचान की जा सके तो वो आपको लिखना है। इसके बाद मैरिज स्टेटस में आपको लिखना होगा, अगर आप मैरिड हुए यस लिखोगे तो फिर वहाँ पर आपको जो जो डिटेल पूछी जाएगी, मैरिज की विवाह पंजीकरण नंबर, वो सब चीज़ आपको लिखनी होगी। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस लिखना होगा। अब परमानेंट एड्रेस में आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं। एड्रेस अगर बड़ा है तो आप 1 2 3 कोष्टक के अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद आपकी कौन सी सिटी है वो लिखना है, आपका कौन सा स्टेट है वो लिखना है। इसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको लिखना है। आपकी डिस्ट्रिक्ट के पिन कोड क्या है वो भी आपको लिखने होंगे। फिर स्पेशल कैटेगरी से अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं है तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यानी कि आपको लेफ्ट साइड का जो अंगूठा है वो आपको अपलोड करना होगा। और अपलोड करते समय आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना। पहली चीज़ कि आपका फोटो है वो जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और दूसरी चीज़ उसकी साइज 20 KB से लेकर 50 KB के बीच की होनी चाहिए। अगर 20 KB से कम है या 50 KB से ज़्यादा है तो आपका लेफ्ट थंब अपलोड नहीं होगा। इसलिए अपलोड करने से पहले 2 चीज़ का ध्यान रखना कंपलसरी है। एक तो इसका फॉर्मेट जेपीजी में होना चाहिए, और दूसरा इसकी जो साइज है वो 20 KB से ज़्यादा होनी चाहिए और 50 KB से कम होनी चाहिए। अब बहुत साथी करें कि लेफ्ट थंब हम पेन से बना दें अंगूठे पर निशान, तो वो गलत है। आपका जो इंक साई आती है, आपको मालूम है थंब इम्प्रेशन वाली, उस साइज से आप करो, आपका एकदम सही होगा। उसके बाद जैसे ही आप लेफ्ट थंब अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सबमिट का, आपको कर देना है सबमिट। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे उसके बाद आपके स्टार्ट हो जाएगी एसएसओ आईडी, लेकिन फॉर्म फिल करना शुरू नहीं होगा। देखो एसएसओ आईडी इस तरह से ओपन होगी, तो आप जब इस पेज को स्क्रॉल करते रहोगे तो उससे पहले या तो आपको पहले क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन है इसको कंप्लीट करना होगा। अगर आप इसको कंप्लीट नहीं करके आप पेज को स्क्रॉल करते जाओगे तो जब पेज को स्क्रॉल करोगे तो रिक्रूटमेंट में आपका ये आ जाएगा फॉरेस्टर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026 RSSB, जिसमें आप देख सकते हैं अंतिम तिथि दे रखी है 4 फरवरी 2026, लास्ट डेट है 4 फरवरी 2026 की। तो आप जब इस पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सबसे पहले इस तरह से पूछा जाएगा एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है CET 12th के, ग्रेजुएशन के डालोगे तो भी एरर आएगी, और CET 12th के ही डालने होंगे। और अगर आप पास हो CET 12th में तो ही आगे आप आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप आवेदन नहीं कर सकते। तो CET 12th के अब अगर कोई कैंडिडेट के मैं अपने एप्लीकेशन नंबर कहाँ से लाऊं, भूल गया हूं, तो कोई बात नहीं, माई रिक्रूटमेंट में जाइए, वहाँ पर जितने भी आज तक आपने फॉर्म फिल किए वो सभी हिस्ट्री वहाँ अवेलेबल है। वहाँ से CET 12th के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपके सामने CET 12th का फॉर्म है ओपन हो जाएगा, और वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन नंबर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट कर देना। उसके बाद अगर आपने OTR में डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन कंप्लीट नहीं किया है तो आपको पेज ऑटोमेटिक वहाँ पर लेके जाएगा, और आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन कंप्लीट करना होगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया लेफ्ट थंब अपलोड कर दिया, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट डिटेल में जब आप जाओगे तो आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सरल, सुरक्षित, त्रुटि रहित बनाने हेतु इस पोर्टल पर डिजी लॉकर से आपके सभी दस्तावेजों को सीधे प्राप्त करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई। अब देखो आपको बता दिया जाता है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट, डिग्री या कोई मार्कशीट डिजी लॉकर पर अवेलेबल है तो प्रथम प्रायिकता आपको डिजी लॉकर को ही देनी है।
यानी कि अगर जो दस्तावेज आपके डिजी लॉकर पर अवेलेबल है तो उन्हें आपको डिजी लॉकर का एक्सेस देना होगा, वहां से ऑटोमेटिक डाटा आपका फैच हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी डिग्री डिजी लॉकर पर है फिर आप अपनी तरफ से अपलोड कर रहे हो तो आपके फिर वो कार्रवाई वाली भी सिस्टम हो सकता है, क्योंकि आप जब एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो उसमें आपके स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो दस्तावेज आपके विभाग या बोर्ड द्वारा डिजी लॉकर पर अवेलेबल करवाए गए हैं तो उन्हें आपको डिजी लॉकर से ही फेच करना जरूरी है। ऐसा नहीं आप मैनुअली रूप से अपलोड करते हैं। अब अगर जैसे कि आपने 10th हुई 12th हुई ये 2010 12 या 8 में की हो तो फिर वो डिजी लॉकर पर अवेलेबल भी नहीं है, तो उस कंडीशन पर आपको मैनुअली अपलोड करनी है। अब आपके यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है, यदि किसी कारणवश कोई दस्तावेज डिजी लॉकर पर उपलब्ध नहीं है तो आप उसे अपने OTR के डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में जाकर मैनुअली अपलोड कर सकते हैं। अब जो डिजी लॉकर पर अवेलेबल नहीं है उसको आप मैनुअली अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जो डिजी लॉकर पर अवेलेबल है उन्हें आपको डिजी लॉकर पर ही अपलोड करना है। यदि कोई दस्तावेज जारीकर्ता विभाग द्वारा डिजी लॉकर पर जारी किया गया लेकिन स्टूडेंट उसे रिक्रूटमेंट पोर्टल पर फेच करने के बजाय मैनुअली अपलोड करते हो तो ऐसी स्थिति में भर्ती नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। आप देख सकते हैं यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट विभाग द्वारा डिजी लॉकर पर जारी किया गया लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से अपलोड कर रहे हैं, डिजी लॉकर की सहायता से नहीं कर रहे हैं, तो भर्ती नियमों के अनुसार कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आपको क्या करना है, इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है कि मैंने ऊपर दिए गए निर्देश है वो उससे सहमत हूँ। जैसे ही आप बॉक्स पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा सबमिट का, आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करोगे तो आपके सामने फिर से ऑप्शन इस तरह से आएगा कि सटीक और प्रमाणित जानकारी भरने के लिए आपको डिजी लॉकर के माध्यम से अपने आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। डिजी लॉकर से प्राप्त जानकारी संबंधी दस्तावेज फील्ड में स्वतः भर दी जाएगी, जिससे एक रूपता बनी रहेगी और मैनुअली प्रविष्टि कम होती है। तो अब अगर आप अपना एक्सेस डिजी लॉकर से देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस पर क्लिक करना होगा, और अगर आप मैनुअली अपलोड करना चाहते हैं तो आपको कैंसिल पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके इस तरह से देखो, जब डिजी लॉकर की आप परमिशन दोगे तो इस तरह से अपलोड होगा। इससे पहले आपको एक और चीज़ करनी होगी जिसमें आपको अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम हिंदी में लिखना होगा। वो भी आपके एक ऑप्शन आएगा, वो यहाँ स्किप हो गया, कोई बात नहीं। आप जब ओपन करोगे तो आपके ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगा। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपका अपना नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है और पिता का नाम लिखना है, वो भी हिंदी में लिखना है। कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जो आपके हिंदी में लिखते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट में वही चीज़ लिखनी है। अगर हिंदी में मात्रा में त्रुटि हुई तो इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, इसलिए ध्यानपूर्वक आपको वो डिटेल भी भरनी होगी। इसके बाद ये आगे का प्रोसेस है। अब देखो डिजी लॉकर से आपके डेटा फेच कैसे होगा उसके बारे में बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और आगे भी इसी तरह OTR से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। अब डिजी लॉकर से आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको डिजी लॉकर लॉग इन करनी होगी। जैसे ही आप डिजी लॉकर लॉग इन करोगे आपके सामने डॉक्यूमेंट इश्यू जो भी आपने, सबसे पहले तो क्या करना होगा, आपको डिजी लॉकर पर अपने दस्तावेज अपलोड कर देने हैं, यानी कि जो विभाग द्वारा जारी किए गए वो आपके अपने अकाउंट में डालने होंगे, सब डालने होंगे। जैसे चाहे वो RSCET का सर्टिफिकेट हो या डिग्री डिप्लोमा हो, मार्कशीट हो, जो भी हो वो सभी आपको अपने अकाउंट में डाल देना। फिर वहां से आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप कौन कौन से डाटा फेच करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिजी लॉकर साइन इन करना होगा। इस तरह से डिजी लॉकर जैसे ही आप साइन इन करोगे तो इस तरह से आपके ऑप्शन आएगा, देखो इश्यू डॉक्यूमेंट। अब जिन डॉक्यूमेंट के कोष्टक में लिखा हुआ है कैन बी एक्सेस, इसका मतलब ये हुआ ये सारे डॉक्यूमेंट आपके विभाग द्वारा जारी किए गए। तो आप जो जो डॉक्यूमेंट OTR पर फैच करना चाहते हो उन बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, अलाउ कर देना, और आपके जो डाटा है वो OTR पर फैच हो जाएंगे। ये तो होता है डिजी लॉकर से तरीका। अब अगर आपका कोई दस्तावेज डिजी लॉकर पर उपलब्ध नहीं है, उसे आप मैनुअली रूप से अपलोड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में भी बता देता हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि अभी यहाँ आपने ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस किया था उसकी जगह आपको कैंसिल करोगे, तब आपके फिर वो आएगा मैनुअली वाला। अब जैसे देखो मैंने अभी जो एंटर हिंदी नाम वाला का वो इस तरह से आपको अपडेट करना होता है। यहाँ क्या कैंडिडेट नाम हिंदी में लिखना होता है, फादर नेम लिखना होता है, मदर नेम लिखना होता है, हिंदी में लिखना होता है और उसे अपडेट कर देना होता है। जैसे ये अपडेट होता है उसके बाद आपको डिजी लॉकर पर इस तरह से, अब देखो अगर आप मैनुअली रूप से अपलोड करना चाहते हो तो अपडेट डिटेल पर क्लिक करना होगा। अगर आप डिजी लॉकर की सहायता से करना चाहते हो तो आपको डिजी लॉकर पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वैलिडेशन में एजुकेशन डॉक्यूमेंट आएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एजुकेशन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे फिर आपको एजुकेशन की डिटेल पूछी जाएगी। जैसे कि सबसे पहले आता है ऐड एजुकेशन डॉक्यूमेंट, तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपसे डिटेल पूछी जाएगी, वो आपको फिल करनी होगी। जैसे कि सबसे पहले पूछा जा रहा है क्वालिफिकेशन ग्रुप, क्वालिफिकेशन लेवल क्या है वो पूछा जा रहा है, क्वालिफिकेशन डिटेल क्या है वो पूछा जाए। आगे मैं बताऊंगा इन पर क्लिक करने पर क्या ओपन होगा।
बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है उसका पूछा जाएगा, आपकी सब्जेक्ट ग्रुप क्या है, सब्जेक्ट की डिटेल बताना होगा आपको। इसके अलावा आपका एग्जाम किस टाइप का था वो बताना होगा, ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा वो बताना होगा, आपको अपने रोल नंबर बताने होंगे, एनरोलमेंट नंबर बताने होंगे, कब पास किया वो ईयर ऑफ पासिंग बताना होगा, मैक्सिमम मार्क्स कितने का था वो बताना होगा, मार्क्स कितने प्राप्त हुए वो बताना होगा, परसेंटेज या ग्रेड प्राप्त हुए क्या हुए वो बताना होगा, और नंबर ऑफ अटैम्प्ट कितनी बार अटैम्प्ट किया वो बताने होंगे। अब आपको अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो मैं आपको बता देता हूं, आप मैनुअली रूप से अपलोड करते हैं तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, और उस पीडीएफ की साइज 100 KB से लेकर 400 KB के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 100 KB से ज़्यादा 400 KB से कम होनी चाहिए। अगर 100 KB से कम हो रही है, 400 KB से ज़्यादा हो रही है, तो वो आपकी पीडीएफ अपलोड नहीं होगी, फिर आप वही कहोगे कि हमारे दस्तावेज अपलोड नहीं हो रहे, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम यही आ रही है कि आपको फॉर्मेट पीडीएफ में रखना कंपलसरी है, और उसकी साइज 100 KB से लेकर 400 KB के बीच में रखनी है। ये सभी डिटेल अपलोड करने के बाद आपको सेव मैनुअली कर देना है। अब आपको जब क्लिक करोगे तो किस तरह से ओपन होगा, देखो क्वालिफिकेशन ग्रुप पर क्लिक करोगे तो आप क्या देना चाहते हैं क्वालिफिकेशन ग्रुप में, सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, डिग्री देना चाहते हैं, डिप्लोमा देना चाहते हैं, मास्टर्स देना चाहते हैं, सेकेंडरी देना चाहते हैं, सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट देना चाहते हैं, जो भी एजुकेशन की डिटेल फिल करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा क्वालिफिकेशन लेवल का, यानी कि आप किस लेवल के हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पर क्लिक किया है तो फिर आपको उस बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखना होगा, सब्जेक्ट ग्रुप कौन सी है वो लिखना होगा। अब देखो क्वालिफिकेशन डिटेल में किस तरह से ग्रेजुएशन करने के बाद क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको ग्रेजुएशन किससे किया, आपने एलएलबी से की है, नर्सिंग से की है, बीटेक से की है, जिससे भी की है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। वो सेलेक्ट करोगे उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जाएगा। बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट ग्रुप पूछा जाएगा, यानी कि आपने प्राइवेट सेक्शन से की है, रेगुलर की है, डिस्टेंस पे की है, जिस तरीके से की है वो आपको उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने ओवरऑल रिजल्ट और बाकी जो जो डिटेल पूछे गए, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, कब पास किया है, कितने अटैम्प्ट किए, वो सब डिटेल आपको करनी होगी और सेव मैनुअली कर देना है। इस तरह से आपको अपने दस्तावेज है वो OTR सेक्शन में अपलोड करने हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत साथी ये कह रहे थे कि हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि किसी ने अगर 12th तक कर रखी है, आगे ग्रेजुएशन कर ही नहीं रखी है, तो यहाँ आप जब देखोगे तो यहाँ आपको ऐड में क्लिक करोगे ना, या मैंने आपको बताया था क्वालिफिकेशन ग्रुप में यहाँ ऑप्शन दे रखा है, तो वहाँ आप 12th सेलेक्ट कीजिए अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है, क्योंकि इसमें दस्तावेज आप और जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी आपने अपलोड कर दिया है उसमें फिर आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपको OTR सेक्शन में जो दस्तावेज है वो अपलोड करने हैं, और उसके बाद आपको अपना वनपाल का फॉर्म फिल कर लेना है। और मैं आपको बता देता हूँ, उसमें जब आप लास्ट में आपका जो सिग्नेचर आएगा, थंब इंप्रेशन आएगा, लाइव फोटो आएगा, वो आपका ऑटोमेटिक जो आपने OTR पर किया है वो आपका एक्सेस हो जाएगा, तो आपको फिर से करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपका जो सिग्नेचर है, आपका लाइव फोटो है, लेफ्ट थंब है, ये आपके OTR से ही लिए जाएंगे। क्योंकि आपको मालूम होगा आपका सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश में पहले से ले चुके हैं OTR पर, लेफ्ट थंब भी ले चुके हैं, लाइव फोटो सेक्शन तो लास्ट ईयर भी ले चुके थे, लास्ट ईयर 2024 में भी ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, तो ये सब तो पहले ही कर चुके थे। अब नया अपडेट लेफ्ट थंब वाला एक आया था जो अभी आया थोड़ी दिन पहले, और डॉक्यूमेंट डिटेल वाला, तो ये चीज़ जिन्होंने कंप्लीट नहीं की पहले वो कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, और फॉर्म की जो लास्ट डेट वो 4 फरवरी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि लास्ट डेट में सभी साथी एक साथ ट्राई करते हैं, उसके बाद क्या होता है प्रॉब्लम, SSO ID ओपन नहीं होती है, तो किसी के दस्तावेज अपलोड नहीं होते, किसी के बार बार लॉग आउट होती है, इस तरह से टेक्निकल इश्यू आती है, और फिर आप बोलोगे फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ाओ, और फिर बोर्ड है वो बढ़ाता नहीं है। एग्जाम समय पे होंगे, एग्जाम का आपको मालूम है टाइम शेड्यूल जारी हो चुके हैं, कौन कौन से एग्जाम के, वनपाल की एग्जाम डेट आ चुकी है, लैब असिस्टेंट की आ चुकी है, जियोग्राफी साइंस दोनों की आ चुकी है, महिला प्रवेश की आ चुकी है, और कृषि प्रवेशक की आ चुकी है। तो इनके एग्जाम जो डेट दे रखी है उसी डेट में होंगे, और बाकी के जो फॉर्म है कृषि प्रवेशक, लैब असिस्टेंट, महिला प्रवेशक, उनके भी शुरू होने पर आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।